हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत प्रशासन के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, जो कि अप्रैल 1526 में, जो बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था युद्ध। ठीक है। और इब्राहिम लोधी पहला शासक था जो भारतीय इतिहास में जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। आज उसके आगे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का साहित्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली सल्तनत साहित्य पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे हो सकता है कि पिछली वीडियो हम ना बताए हो आपको। तो प्रश्न आया हुआ है पहले कि विशुद्ध इस्लामिक शैली में विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना मकबरा निर्मित प्रथम मकबरा किसका रहा है? बलबन का। ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो ध्यान रखना है इसका। जो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था, वो किसके उपलक्ष्य में किया था, ये भी पता होना चाहिए। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में किया था। ठीक है। मालवा विजय किया था इन्होंने, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था, जिसके जिसका निर्माण किया था जैता ने। उन्होंने करवाया था तो किया किसी और नहीं था, जो राजगीर या मिस्त्री होते हैं, कारीगर। तो जैता इसके कारीगर थे। और प्रशस्तिकार जो थे वो अभि और महेश नाम। अभि और महेश दो लोग प्रशस्तिकार रहे। ठीक है। चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत साहित्य। ठीक है। दिल्ली सल्तनत साहित्य में कुछ लोगों के नाम आते हैं, जैसे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं, इनका पूरा नाम है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो नाम है। ठीक है। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो नाम है, जिनको अमीर खुसरो कहा जाता है। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के एटा एटा में, पटियाली गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ। तारीख सन रहा 1253 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनको तूतीय हिंद की उपाधि दी गई, ध्यान रखना है। इनको तूतीय हिंद की उपाधि दी गई। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। सुल्तानों का शासन तो देखा था, लेकिन ये कभी किसी के दरबार में नहीं गए। जैसे कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने के लिए गया, मिलने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान अगर एक दरवाजे से आएगा तो हम दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। तो उन्होंने मिलने से इनकार भी किया था। ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ भी है, बीपीएससी में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है। चलिए, तो इनकी कुछ किताबें रही हैं। किताबें क्या हैं इनकी?
किरानुस सादेन, किरानुस सादेन या फिर किरानुस सादाइन, ठीक है। मिफ्ताह उल फुतूह इन्हीं की रचना है। तारीख दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, इसी को बोलते हैं तारीख अलाई भी बोलते हैं, ठीक है। खजाइन उल फुतूह को तारीख अलाई भी बोलते हैं। आशिका नूह सिपिहर तुगलकनामा, कुछ किताबें इन्होंने लिखी थी। और तुगलकनामा प्रश्न हो सकता है किया जाए कि अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी कौन सी है, तो ध्यान रखना है कि तुगलकनामा ही उनकी अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। मसनवी मसनवी मतलब उनकी रचना है, ठीक है। अमीर खुसरो को कव्वाली संगीत का आरंभकर्ता माना जाता है। कव्वाली संगीत का आरंभकर्ता भी माना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। फारसी काव्य शैली का इन्होंने विकास किया। इसमें नाम था इसका सबक ए हिंदी, ठीक है, या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता, ठीक है, ये चीज हुई। इन्होंने तबला सितार का प्रचलन किया, तबला सितार का प्रचलन किया और खड़ी बोली का विकास किया इन्होंने। देखिए, खुसरो पहले सुल्तान मुसलमान थे। खुसरो जो थे पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया था। और अमीर खुसरो खुद कहते थे कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें इनके बारे में हैं, ठीक है। चलिए, ये थोड़ी चीजें ध्यान रखने योग्य। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो फारसी थी। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लोदी वंश जो थे अफगान मूल के थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है एक किताब है तबकात ए नासिरी, ठीक है। तबकात ए नासिरी जो है सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। इसको लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। तो तबकात ए नासिरी किसकी किताब है, मिनहाज उस सिराज की है, सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है, ठीक है। तारीखी फिरोज शाही किसने लिखी भाई, तारीखी फिरोज शाही किताब की रचना की थी बर्नी ने, ठीक है। ये भी फारसी भाषा में थी, ध्यान रखना। तारीखी फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक को हो सकता है समर्पित होगी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी फारसी भाषा में, ठीक है। अगली किताब है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किसने लिखी है, हसन निजामी ने। ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखी है, ठीक है। अच्छा, हसन निजामी का पूरा नाम क्या था, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, ठीक है। ये भी फारसी में है, ठीक है। चलिए, आगे है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब का नाम है तारीख मुबारक शाही, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। तारीख मुबारक शाही मतलब याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी हुई तारीख मुबारक शाही किताब सैयद शासकों का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत, ठीक है। एक प्रश्न आया है बीपीएससी में कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ,
पता होना चाहिए ना कि जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उसके बाद में किस वंश के शासक का मतलब किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो ध्यान रहे कि सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, उसके आक्रमण के बाद। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पहले। अच्छा, शम्स सिराज अफीफ हैं, इन्होंने तारीख फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतुह उस सलातीन की रचना की थी। ठीक है, फुतुह उस सलातीन की रचना इसामी ने की है। मलिक अबू मलिक, ख्वाजा अबू मलिक इसामी नाम है इनका, ख्वाजा अबू मलिक इसामी नाम है। इन्होंने फुतुहुस सलातीन लिखी। और एक है शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ हैं, इन्होंने तारीख फिरोज शाही की रचना की। है ना, शम्स ए सिराज अफीफ, इन्होंने तारीख फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, ये चीजें हैं। राणा कुंभा ने भी कुछ रचनाएं की। उनमें संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, ध्यान रखना जब संगीत का नाम आए तो राणा कुंभा से जोड़ देना उनको। ठीक है, यह संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत साहित्य के साथ साथ कला का भी पोषक था। इसने 3 रचनाएं की, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर। ठीक है, एक तुगलक वंशी शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जिनके बारे में कहा जाता है कि कई सारे बाग लगवाए। फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इन्होंने दिल्ली में बाग लगवाए, नहरों की खुदाई करवाई। ठीक है, इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक दासों के शौकीन थे, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। नहरों का निर्माण करवाया था इन्होंने, 5 नहरों का निर्माण करवाया इन्होंने, सिंचाई कर लगाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक के ही बारे में है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण लिखा, नाम था उसका फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण लिखा था। तो इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, और भी कुछ किताबें हैं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। एक कहानी है, आप भारत एक खोज एक एपिसोड आता है, तो उसमें अलबरूनी कहता है सुल्तान से, सुल्तान कन्नौज की यात्रा पे जाता है, तो अलबरूनी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी चलना है आपके साथ, यहाँ के लोगों के बारे में जानना है और उनको लिखना भी है उनके बारे में। तो पूछते हैं कि आप, शर्त रखते हैं उनके सामने अलबरूनी के कि ये काम नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो वो भी मान जाते हैं। तो सुल्तान पूछते हैं कि आप अपनी किताब का नाम क्या रखेंगे, जो लिखेंगे उसकी उसकी किताब का नाम भी तो होना चाहिए कुछ। तो कहते हैं कि आप उस किताब का नाम बताइए। तो कहते हैं आप भारत के बारे में लिखेंगे, हिंदुस्तान के बारे में लिखेंगे, तो उसका नाम किताबुल हिंद होना चाहिए। ठीक है, तो किताबुल हिंद की रचना की अलबरूनी ने। ठीक है, किताब है नौरस, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब नौरस की रचना की।
हकाइक हिंदी, हकाइक ए हिंदी की रचना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने की। तहजीब उल अखलाक की रचना इब्न मिस्काविया ने की। तहजीब उल अखलाक ने इब्न मिस्काविया की रचना की। ध्यान रखना है किताबों का नाम, इनमें से एक न एक किताब का नाम आएगा जरूर बीपीएससी में, ठीक है। तहजीबुल अखलाक की रचना इब्न मिस्काविया। कुंजुल तिजार की रचना की थी बैलक अल कबायाकी, नाम है इनका। बैलक अल कबायाकी ने कुंजुल तिजार की रचना की। जवामिउल हिकायात, जवामिउल हिकायात की रचना की थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने जवामिउल हिकायात की रचना की थी, ठीक है। फिर राग चंद्रिका के लेखक कौन भाई? काशीनाथ शास्त्री। राग चंद्रिका के लेखक काशीनाथ शास्त्री हैं। इसके अलावा फिर रागमाला पुंडरीक विट्ठल नाम है, इन्होंने रचना की थी। राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। ध्यान रखना कि रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल और राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। अब देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन, पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने भारत में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान, चौगान बोलते थे, पोलो खेल का शौकीन था। और ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत भी हुई थी। ये आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा भी है या पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो ये ध्यान रखिए कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब? 1210 में। और पहला गुलाम वंश का शासक था। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो याद होना चाहिए कि इल्तुतमिश को गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी गुलाम था पहले से ही, ठीक है। इसने सुल्तान कभी नहीं, ये सुल्तान के नाम से कभी गद्दी पर नहीं बैठा है। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऊंचे धार्मिक तथा न्यायिक पदों पर बैठे उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले, ये प्रश्न आ चुका है कि दस्तार बंदान कौन थे? दस्तार बंदान कौन थे? कि ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे उलेमा लोग जो थे उनको सामूहिक रूप से कहा जाता था दस्तार बंदान। दस्तार बंदान का मतलब है पगड़ी पहनने वाले लोग, ठीक है। तो धार्मिक, ऊंचे धार्मिक न्यायिक पदों पर बैठे जो उलेमा होते थे उनको सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, ठीक है। राजपूतों के द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा, जौहर प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी, को पता है? हुँ? रानी कर्णावती, याद हो, है ना। तो जौहर प्रथा, जौहर प्रथा का प्रारंभ राजपूतों ने क्या किया? मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए इसका प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। अब इतना है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। रेहला एक किताब है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। रेहला, रेहला, रेहला किताब है ना, इब्न बतूता इसके लेखक हैं। ध्यान रखना, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? ये था मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ है भाई? मोरक्को ये देखिए, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और ये है यूरोप, इधर से लग रहा है इसे। ये आपका जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जैसी संधि है। ये आपका है स्पेन, ये आपका स्पेन है। इसके यहाँ बगल में क्या लगा हुआ है? पुर्तगाल है मेरे ख्याल से, ठीक है।
ये स्पेन है कुल मिला के, लेकिन ये स्पेन है, ये आपका मोरक्को यहाँ पे कोने पे, ठीक है। ये जिब्राल्टर जल संधि है। तो एक प्रश्न ये भी तैयार हुआ कि जिब्राल्टर जल संधि दो महाद्वीपों को अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को। अगर दो देशों की बात होगी तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना मोरक्को यहाँ पे, इब्न बतूता यहीं का रहने वाला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब अगली वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है, आधुनिक भारत भी कंप्लीट हो गया है, मध्यकालीन भारत चल रहा है, तो ये भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।